नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बीजेपी की बड़ी जीत और कांग्रेस की ऐतिहासिक हार के बाद अब बड़ा सवाल उठ रहा है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर। पहले सवाल ये उठा कि क्या लोकसभा की कुल सीटों के 10% से कम हासिल करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कौन ये जिम्मेदारी संभालेगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इतनी करारी हार के बाद जिस तरह का मनोबल है फिलहाल कांग्रेस का, उनके नेताओं का, उनके काडर का, ऐसे में ये जिम्मेदारी कौन निभाए। साथ में सवाल ये भी उठाएंगे कि इतनी कम सीटों के साथ कहीं विपक्ष की आवाज संसद में कमजोर तो सुनाई नहीं देगी, और ऐसे में क्या खासकर लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि जो विपक्ष का नेता है उसका रोल किस तरह का होगा। हम जानते हैं कि कई तरह की जो नीतियां जितनी बनती हैं देश में, जितना सत्ता पक्ष का रोल होता है उतना ही रोल विपक्ष का भी होता है, और ऐसे में जो नेता विपक्ष है उसका रोल भी बेहद अहम हो जाता है। इसके अलावा संसद की कई समितियां होती हैं, कमेटियां होती हैं जिसका मेंबर होता है नेता प्रतिपक्ष, और इसके अलावा भी कई जो टेक्निकल इश्यूज हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यानी राजनीति और जो तकनीक है दोनों के पे चर्चा करेंगे इस खास कार्यक्रम में। मेरे साथ पीडीटी आचार्य यहाँ पर मौजूद हैं जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं लोकसभा के। इसके अलावा मेरे साथ सिद्धार्थ वरदराजन हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता भी मेरे साथ कुछ ही पलों में मौजूद होंगे स्टूडियो में। सबसे पहले आचार्य जी मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। ये फिलहाल जिस तरह का एक जो संकट नजर आ रहा था कि 10% सीटें चूंकि किसी भी पार्टी को नहीं मिली हैं तो विपक्ष का नेता आखिर कौन होगा। क्या हम ये माने कि अब जो ये संकट था पूरा वो हल हो चुका है और अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही लीडर ऑफ अपोजिशन चुना जाएगा? देखिए, ये चर्चा चली है इन दिनों विपक्ष के नेता के बारे में। इसमें मुझे ये कहना है कि कौन विपक्ष का नेता होगा ये तो एक कानून के अंदर तय करना है। 1977 का एक कानून है जिसमें एक डेफिनेशन दिया हुआ है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या कौन होगा। तो उस डेफिनेशन से ये क्लियर होता है कि लार्जेस्ट पार्टी इन ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट, उनका जो नेता है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनेंगे और उनको स्पीकर रिकॉग्नाइज करेंगे। यानी कि जो 10% का एक रेस्ट्रिक्शन बताया जा रहा था कि शायद कोई ऐसा क्लॉज है जिसकी वजह से 10% वाला जो रेस्ट्रिक्शन है वो इस कानून में नहीं है। सो नेचुरली जब ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन होना चाहिए, इसका समाधान इस कानून के अंदर ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मैं ये कह रहा था कि लार्जेस्ट पार्टी इन ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट, वो उसका जो लीडर है उसको फिर स्पीकर रिकॉग्नाइज करेंगी। तो ये दो कंडीशंस है उस डेफिनेशन में है। उसके मुताबिक जो भी पार्टी सबसे ज़्यादा है ऑपोजिशन में उनके नेता ऑपोजिशन लीडर बन सकता है। जी बिल्कुल। तो फिलहाल मेरे साथ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों के प्रतिनिधि जुड़ गए हैं। नलिन कोहली बीजेपी से मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और इसके अलावा मेरे साथ विवेक बंसल मौजूद हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से आए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बंसल साहब आप ही से सवाल पूछना है। ये बताइए कि क्या जो एक धर्म संकट था पहले कि कांग्रेस पार्टी से बनेगा नेता या किससे बनेगा, वो तो लगता है अब सॉल्व हो गया है, और जो उसकी कानूनी पेचीदगियाँ थी वो तो हल हुई हैं। तो फिलहाल जो मंथन है वो इसको लेकर चल रहा है कि राहुल गांधी बनेंगे, सोनिया गांधी बनेंगी, अभी अभी जिक्र उनका भी आ रहा था, कमलनाथ का भी जिक्र आ रहा था। इनमें से किसी पर बात तय हो पा रही है? देखिए, ये पार्टी का अपना बेसिकली इनसाइट का पार्टी का अपना मामला है, अपना निजी मामला है। उससे पार्टी के जो नेता हैं, पार्टी के जो चुने हुए जो सांसद हैं और जो पूरा जो पार्लियामेंट्री पार्टी है जो जिस निष्कर्ष पे पहुंचेगी, जिसका निर्णय लेगी और जिसके संदर्भ में बहुमत होगा या सर्वमान्यता होगी, सहमति होगी, उसको ही पार्टी का नेता चुना जाएगा। करण सिंह भी इनकार कर चुके हैं कि वो नहीं बनना चाहते। देखिए, किसी के इनकार या स्वीकार करने की बात नहीं है। बात यह है कि आम सहमति किसको लेके बनती है। शायद मेरे ख्याल से माननीय करण सिंह जी का तो नाम भी नहीं था, पर लेकिन आपने जहाँ ये बात की कि उन्होंने अस्वीकार किया, तो अस्वीकार और स्वीकार की बात नहीं है। बात यह है कि पार्टी के जो जितने हमारे सांसद हैं या जो उसके सदस्य हैं
वो किसके संदर्भ में आम सहमति लेकिन आप बने। आम सहमति किसको मानेंगे? यूथ कांग्रेस है, वो कह रही है कि राहुल गांधी को होना चाहिए। इसके अलावा बाकी कांग्रेस के कई दिग्गजों के बयान आए हैं कि ऐसे संकट के वक्त में जहां पार्टी को दोबारा खड़ी करने की जरूरत है, ऐसे में जिस तरह का मनोबल फिलहाल पार्टी का है, राहुल गांधी को एक नेता के तौर पर जो लीड कर सके पूरी पार्टी को, वो मत नहीं मिल पाया है जिसकी शायद वो उम्मीद कर सकते थे। ऐसे में सोनिया गांधी का आगे बढ़ना ठीक रहेगा। एक पक्ष है वो ये भी कह रहा है कि गांधी परिवार को अलग करके कमलनाथ को आगे बढ़ाया जाए। तो आप किसको मानते हैं कि आम राय क्या चीज है? कोई एक ऐसी बॉडी है जिसको हम ये माने कि वो जिसको कहेगी वही आखिरी जवाब होगा? देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी का नेता चुन लिया गया है पहले ही सोनिया गांधी को। जी जी जी, देखिए, जहाँ तक हम सबका यूथ कांग्रेस का अपना एक नज़रिया हो सकता है या एक अपना दृष्टिकोण हो सकता है, और आम सहमति से मतलब जो है कि हमारे जो मैंने जैसे कहा कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो उसके संदर्भ में क्या फैसला लेता है। और जहाँ तक आपने कहा कि राहुल जी जो हैं असफल हुए हैं इस चुनाव में, मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, चुनाव में उतार चढ़ाव आते हैं और चुनाव बहुत मुद्दों पे लड़ा जाता है। आप ये कह दें कि उनके प्रतिनिधित्व को या उनके नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया गया, ऐसा नहीं है। जी, मैंने नहीं कहा, आप कह रहे हैं। जी नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा कि जितना मत उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। आपने उस बात को कहा, मैं उसी वो दूसरा नज़रिया था, दूसरा तरीका था उस बात को कहने का। पर लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक सेटबैक ज़रूर हो सकता है, पर जैसा कि राहुल जी ने भी कहा था, ये एक सेमीफाइनल है। ये 2019 के चुनाव के संदर्भ में हम ये नहीं थे बहुत ज़्यादा, हम लोगों को ये दिख रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी इस चुनाव में हमें लेके है, तो हम तो यही सब में आम चलिए, चुनाव में क्या जीत हार रही उस पर तो हम किसी और दिन बहस करेंगे। अभी नेता प्रतिपक्ष पे यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन पे हम बहस करें। नलिन कोहली, मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन इससे पहले सिद्धार्थ वरदराजन, क्या ये धर्म संकट आपको समझ में आता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि क्या ये माना जाए कि जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन होगा फिलहाल कांग्रेस पार्टी जिसको भी चुनती है, ये इसको भी तय करेगा कि कांग्रेस पार्टी अब आगे आने वाले कम से कम 5 सालों में किस डायरेक्शन में, किस दिशा में आगे बढ़ रही है, ये भी तय होगा इस बात से? नहीं, देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि इस सवाल को एक औपचारिक तरीके से इसका जवाब नहीं ढूंढा जा सकता है कि भाई कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी है इसलिए वही जो है नेता प्रतिपक्ष बनेंगी, या इस चुनाव में जो है राहुल गांधी ने कांग्रेस का कमान संभाला तो वही नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। सवाल ये है कि नेता प्रतिपक्ष का काम क्या होना चाहिए इन जनरल, और खास तौर पे इस लोकसभा में जहां पे कांग्रेस पूरी तरह से उनको शिकस्त खानी पड़ी, और जहां पे बीजेपी का इतना बड़ा अक्सरियत है लोकसभा में, जहां पे मतलब कि सबको जोड़ के जो है एंटी बीजेपी पार्टीज की संख्या शायद 100-150 से ज्यादा नहीं है। ऐसे सिचुएशन में सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, एक ऑपोजिशन का एक रोल इख्तियार करना, कांग्रेस के सांसदों में ये काम सबसे बढ़िया कौन कर पाएगा? यदि लोग मानते हैं कि राहुल गांधी ये काम कर पाएंगे 5 साल के लिए मुसलसल रोज जो है लोकसभा में जाके सवाल उठाना, डिबेट में हिस्सा लेना, जो आज तक वो कभी नहीं कर पाए, यदि लोगों को विश्वास है कि राहुल गांधी ही ये कर पाएंगे तो उनको आप नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए। यदि लोगों को विश्वास है कि एक डिबेट, अलग अलग मुद्दों पे जो डिबेट होता है पार्लियामेंट में, जहां पे ऑपोजिशन का काम होता है सरकार के खिलाफ बोलना, कि वो काम सबसे बढ़िया सोनिया गांधी संभालेंगी, तो उनको बना दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इस सवाल को जब हम इस तरह से पेश करते हैं तो जाहिर है कि न राहुल गांधी न सोनिया गांधी सबसे काबिल नेता है कांग्रेस के सांसदों में जो डिबेट को पूरी तरह से लीड करे। तो सवाल मेरे मन में ये उठता है कि अगर ये दो जो है नेतागण ऑपोजिशन लीडर के मतलब नेता प्रतिपक्ष बनने के काबिल नहीं है जी, तो किस तरह से उनको प्रधानमंत्री के काबिल हम लोग समझते थे या कांग्रेस पार्टी समझता था? जी हाँ, सिद्धार्थ वरदराजन, मैं यही आपसे भी जानना चाहती थी। बताइए, चुनाव में जी हाँ, दरअसल मैं आपसे यही जानना चाहती थी कि स्पष्ट कर दिया था कि अगर हमारी बहुमत हासिल होती है तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही चुने जाएंगे। बिल्कुल जी हाँ, मैं ये कह रही थी कि संकट दो तरह का है। एक तो आपने जैसे कहा, बहुत सही बात आपने कही कि संसद में जहां विपक्ष की तादाद जो सांसद है उनकी कम है, और ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो विपक्ष की आवाज है वो जोर से उठे। सिद्धार्थ, और कांग्रेस के अंदर इनकी काबिलियत के बारे में क्या समझ? जी जी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ये तय करे, क्योंकि ये एक औपचारिक बात नहीं है, ये एक सियासी एक सवाल है, कांग्रेस पार्टी के मुस्तकबिल का सवाल है कि अगर आप इन 5 साल में सही तरह से अपनी आवाज नहीं रख पाते, अगर आप सरकार पे
अंकुश तो खैर छोड़िए, आप सरकार से सवाल नहीं कर पाते तो आपके पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। सिद्धार्थ, लगता है कि मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही, मैं वापस आऊंगी आपकी तरफ। इस बीच नलिन कोहली से भी सवाल ले लेते हैं। नलिन, ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह का मैंडेट आपको मिला है, आप ये भी चुन सकते हैं कि आपके विपक्ष में कौन बैठे, ये भी अधिकार कहीं ना कहीं मिल गया है टेक्निकली अगर देखा जाए तो। देखिए, अभी पार्लियामेंट आने वाला है और पार्लियामेंट्री प्रक्रिया में रूल्स के एक तरफ महत्व है, ट्रेडिशंस की भी महत्व है, तो कई कन्वेंशंस होते हैं, तो हम इसको अभी छोड़ देते हैं उधर। तो एक तो ये विषय रहा। दूसरा विषय आपका कि आचार्य जी, क्या अगर तकनीकी रूप से देखें तो ये बात सही है कि जो सत्ता पक्ष है वो दरअसल इस बात का फ्रीडम दे सकता है कि वो किसको बनाना चाहता है नेता प्रतिपक्ष, किस पार्टी को चुनना चाहता है? ना, जैसे मैंने पहले कहा कि रूल 1977 वाली बात, 1977 की जो एक्ट है उसके अंदर उसका जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक तो लार्जेस्ट पार्टी का जो लीडर है उसी को बनाया जा सकता है जी। तो यही मैंने पहले ही कहा। अधिकार सत्ता पक्ष को है, ये अधिकार सरकार को है। ये देखो ना, एक जब कानून है तो एक अधिकार बनता है, तो उसका जो तरीका है, उसका जो प्रक्रिया है, वो एक स्टेट क्लेम करते हैं और स्पीकर एग्जामिन करती है और इन टर्म्स ऑफ द लॉ, और फिर उसके बाद स्पीकर रिकॉग्नाइज करते हैं। जी बिल्कुल। सिद्धार्थ, अपनी बात आप अपनी बात पूरी करें। मैंने इस बात को इसलिए कहा कि ये सारे जो मैटर है पार्लियामेंट में जब आ जाएंगे उस टाइम पे ये स्पष्ट हो जाएगा, कोई ग्रुपिंग बनता है नहीं बनता है, क्योंकि कई चीज़ें पिछले दिनों से इस चुनाव के नतीजे के बाद चर्चा में है, हम इसको नहीं कह रहे। दूसरा विषय है कि कौन बनेगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो अधिकार जो है हमारा नहीं है, वो अधिकार जो है अगर कांग्रेस पार्टी यदि होती है तो उनका अधिकार है, इस पर हम कौन है टिप्पणी करने वाले। और पार्लियामेंट में अगर आप देखें विपक्ष और सत्ता दल दोनों की अहम भूमिका है, और चुनाव के दौरान यदि आप याद करेंगे तो अरुण जेटली जी ने एक लेख में भी लिखा था कांग्रेस पार्टी को कि विपक्ष में भी काम होता है, और ऐसा इसको नहीं माना जाता। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जनसंघ के दिनों से आज तक विपक्ष में ही रहे हैं, सिर्फ 2 बार या 3 बार अगर कहे, 77 में साझे रूप से, 89 में बाहर से हमने समर्थन दिया, और फिर 96 में 13 दिन 13 महीने, 98 में 99 में, इसको छोड़ के और अब जाकर बहुमत मिला है। तो ये एक लंबा सफर है और राजनीति भी एक सफर है, तो इसीलिए अच्छा तजुर्बा भी इस बहाने आपको हो तो गया। मुझे लगता है हम लोगों का तजुर्बा थोड़ा विपक्ष में ज्यादा रहा लंबा हो गया। कांग्रेस के लिए एक नया अनुभव है, और जिस प्रकार का अभी मैंडेट मिला है, हमारे को तो स्पष्ट मिला है 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन कांग्रेस का भी बहुत रिड्यूस्ड एक संख्या है, 44 सीट बहुत छोटी संख्या हो जाती है जितना उनकी आदत है, तो इनके लिए एक नई भूमिका है। लेकिन अगर सकारात्मक रूप से करें, देश हित में काम करें, तो पार्लियामेंट की गरिमा भी रहती है, विपक्ष की भी गरिमा रहती है, और निश्चित तौर से सरकार की भी गरिमा। लेकिन नलिन, जिस तरह से अभी सिद्धार्थ वरदराजन भी कह रहे थे कि जो पार्लियामेंट का फिलहाल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है उसको देखकर ये लग रहा है कि तादाद इतनी कम है, उससे ज्यादा जो डीमोरलाइज्ड हैं पार्टियां, खासकर कांग्रेस पार्टी, ऐसे में विपक्ष की आवाज ये तो एंटिसिपेट किया ही जा रहा है, आशंका है कि कम रहेगी, धीमी रहेगी। क्या ये अच्छा मानते हैं आप अपनी सरकार के लिए? द वॉइस ऑफ रीजन ऑलवेज कैरीज वेट। यदि आप अपनी बातों को तथ्यों पे, तर्कों पे, प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे तो उसको इग्नोर नहीं होता। 1984 में हम मात्र 2 सीट थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आवाज नहीं है। और मोदी जी ने पहले दिनों से, मोदी जी को लेके लोग अपनी मंशा बनाए 10 साल 12 साल से, उन्हें एक पर्टिकुलर रूप में देखने का उन्होंने माना, लेकिन अब ये चश्मा उतर रहा है। और मैं अगर एक और कहूं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जब डेजिग्नेट थे और बनने के बाद संकेत पॉजिटिव ही दिए। भाई ये प्रधानमंत्री हैं 125 करोड़ भारतीयों के, मोदी जी, ये मेरे या आपके अकेले नहीं है, सबके हैं। तो मुझे लगता है कि कोऑपरेशन में देश हित में, और देश हित में पार्टियां काम करती हैं, ऐसी बात भी नहीं है। यदि भाजपा जब विपक्ष में रही तो क्या सत्ता पक्ष के तौर पर, सरकार के तौर पर आपके ऊपर ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि विपक्ष हमने लगातार कहा है, विपक्ष कमजोर है कि आप फैसले उस तरह से लें, क्योंकि आपके पास उतना इनफ चेक जिसे कहते हैं वो नहीं ये चेक का विषय नहीं, हम 2 चीजों को यहाँ मिक्स कर रहे हैं। चेक है, अगर आप राज्यसभा को देखेंगे तो संख्या विपक्ष की ज्यादा है, लेकिन लोकसभा चेक है, और ये चेक एंड बैलेंसेस जनता तय करती है, आप और हम नहीं करते। मैंडेट में 400 प्लस सीटें मिली थी कांग्रेस को 84 में, तो ये चेक्स एंड बैलेंस इनबिल्ट है। दूसरी बात है, एंगेजमेंट अपोजिशन पार्टी के साथ, ट्रेडिशंस के साथ, ये निश्चित तौर से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, हमारे जो सरकार है उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये दोनों जो है एक साथ चलने वाली बात है, जो देश हित, इसलिए मैंने कहा देश हित में राजनीतिक विरोध अपनी जगह, देश हित में
पार्टियां अक्सर एक दूसरे का समर्थन करते हैं, और ऐसा नहीं है, लेफ्ट और बीजेपी ने भी साथ किया हुआ है, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस लेफ्ट, तो ये सारा पाला, क्योंकि देश के मामलों में सब एक है। बिल्कुल। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक में ले रही हूँ, कुछ ही सेकंड का ब्रेक, और वापस आती हूँ जल्दी। आज चर्चा जो है वो सरकार के कामों को लेकर, सरकार की नीतियों को लेकर नहीं, बल्कि नेता विपक्ष को लेकर आज चर्चा हो रही है कि आखिर कौन बनेगा नेता विपक्ष और किस तरह की भूमिका होगी एक ऐसी संसद में जहां जो सत्ता पक्ष है वो फिलहाल बहुत मजबूत और बड़ी तादाद में नजर आ रहा है और जो विपक्ष है वो छोटा नजर आ रहा है। विवेक बंसल जी, ये बताइए कि धर्म संकट तो इस वजह से भी नजर आ रहा है कि अगर सोनिया गांधी कमान संभालती हैं तो ये राहुल गांधी की लीडरशिप पे किस तरह का रिफ्लेक्शन होगा। अगर राहुल गांधी संभालते हैं कमान, तो क्या ये माना जाए कि अभी भी पार्टी उनके डायरेक्शन में, उनकी लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में विश्वास रख रही है, या वाकई ये माना जाए कि अब गांधी परिवार से बाहर नेता विपक्ष आएगा? देखिए, जहाँ तक आप ये बात कह रही हैं कि अगर माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नेतृत्व संभालती हैं या नेता विपक्ष का दायित्व को ग्रहण करती हैं, तो ये किसी भी तरीके से ऐसा नहीं समझा जाएगा कि राहुल जी की अनदेखी हो रही है, या राहुल जी को जिस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट, या राहुल जी को जिस आगे का हम लोग अपने पार्टी के तरह, पार्टी ने जिस तरीके से उन्हें प्रधानमंत्री कहिए या जिस तरीके से उन्होंने कैंपेन लीड की थी, जो हमारा चुनावी प्रचार, तो दोनों ने अलग अलग दायित्व। आज हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, और अगर वो नेता प्रतिपक्ष का दायित्व संभालती हैं तो ये उसके ही अनुरूप होगा। लेकिन ये नहीं माना जाएगा कि ये कोई एक जिसे कहना चाहिए एक डाउट है राहुल गांधी की लीडरशिप पर? नहीं, ये कहीं कोई इस मामले में कोई संदेह नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी के हमदर्द भी हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि शायद राहुल गांधी के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है अपने को साबित करने का कि विपक्ष में बैठकर वो किस तरह से मुद्दे उठाते हैं और विपक्ष के नेता की भूमिका निभाते हैं। देखिए, ऐसा है, जब वो संसद में बैठेंगे तो बहुत से मौके मिलते हैं। अपने अभिभाषण के माध्यम से और समय समय पे बहुत से ऐसे मुद्दे उभर कर आएंगे जिस पे उन्हें बोलने का मौका मिलेगा। तो जहाँ तक अपनी प्रतिभा को या अपनी आक्रामक शैली को या अपने जानकारी को जनता के तक पहुँचाने की या संसद में उठाने की बात है समस्याओं को लेकर, तो वो तो मौके मिलते रहेंगे। लेकिन सिद्धार्थ वरदराजन ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी का लोकसभा में भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा है। कई बार देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अगर आप तथ्यों की जैसे बात की, नलिन जी ने अभी कहा, जाहिर सी बात है, इफ यू गो बाय लॉजिक देन डेफिनेटली, और जो पास्ट का जो रहा है अतीत में, पर उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि राहुल जी ने जिस तरीके से जो पार्टी की जो दायित्व संभाला था उसमें पूरे देश भर में उन्हें दौरे करने पड़ रहे थे, पूरे देश की जहां तक पार्टी की समस्याएं थी और सब तरफ दौरे कर रहे थे, तो ये उसमें ये स्वाभाविक है कि जो अपना दायित्व है खासतौर से संसद का, उसमें जिस सक्रियता के साथ उन्हें भाग लेना चाहिए था वो कहीं ना कहीं रह जाता है। मैंने ये नहीं कहा कि लिया, मैंने कहा वो रह जाता है, वो स्वाभाविक है। तो ये कहा जाए तो यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं भी बने तो ये माना जाएगा कि वो पार्टी के रीबिल्डिंग का, उसको दोबारा खड़े करने का काम कर रहे हैं, कि उन्हें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में वापस भेज दिया गया। क्या ऐसा माना जाएगा? मैंने ये नहीं कहा, ऑर्गेनाइजेशन में तो वो है ही हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा खड़ा करने का काम, जी, जो पार्टी तो कार्डर है, बात है, उन्हीं पर निगाहें टिकी हैं, उन्हीं को ये जिम्मेदारी संभालनी है, उनको इस चुनौती का सामना करना है। और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, पूरे पार्टी कैडर को इसका विश्वास है कि इस चुनौती का वो बखूबी सामना करेंगे। और जो जाहिर सी बात है, बिल्कुल इसमें हमें ये स्वीकार करने में भी कोई इसमें गुरेज नहीं करना चाहिए कि जाहिर सी बात है, संकट एक अपना एक अनप्रेसिडेंटेड है। और संकट जो है वो अफसरों के साथ भी आता है, ऐसा नहीं है। जब संकट आता है तो उसके साथ अफसर भी आते हैं। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल। इट्स अ मिक्स्ड ब्लेसिंग। सिद्धार्थ वरदराजन, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। ये बताइए, फिलहाल आपने बहुत सारी संसदें बनते हुए देखी हैं, कामकाज देखा है, बहुत सारे चुनाव आपने देखे हैं। ऐसा मौका कई दशक बाद आया है जब अपोजिशन जो है वो इतना कमजोर है। क्या हम ये माने कि जो राह है वो रेशमी है बीजेपी के लिए, कि फिलहाल जो विपक्ष की आवाज़ है वो कमज़ोर है और यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए, विपक्ष की आवाज़ बनने के लिए भी आसानी से कोई तैयार नहीं हो रहा है? किस तरह से माने ये नीति निर्धारण देश में किस तरह से होगा? देखिए, इससे मैं एक और पहलू जोड़ना चाहूँगा कि न सिर्फ संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर विपक्ष कमज़ोर है, बल्कि जो अलग अलग जो एक तरह से हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशन, मतलब कि चेक्स एंड बैलेंसेस की अगर हम बात करें तो ऑपोजिशन को छोड़ के आपके इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ होती हैं एक देश में, आपका मीडिया होता है,
लेकिन आए दिन जो हम देख रहे हैं, मीडिया की भी अपनी एक रोल है, जो एक किरदार है, पूरी तरह से मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है कि वो निभा पाएगी कि नहीं निभा पाएगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिससे मीडिया पीछे हट रहा है। बीजेपी या मोदी साहब से जो है एक तरह से हनीमून पीरियड चल रहा है और शायद 5-6 महीने चले, लेकिन इससे ज्यादा इससे बढ़ के अगर जो है मीडिया का रुख इसी तरह रहे कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस उठाने से संकोच करे, तो मुझे लगता है कि ये एक काफी अनयूजुअल और एक डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि लोकसभा के अंदर कांग्रेस क्या रुख इख्तियार करता है, इनके लीडर कौन बनेंगे, किस तरह से वो डिबेट्स इफेक्टिवली उसमें भाग लेंगे, उसमें हिस्सा लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कांग्रेस पार्टी के लिए और राष्ट्र के पॉलिटिक्स के लिए। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट मुझे लगता है कि इसका फैसला होना चाहिए, न कि राहुल गांधी, क्योंकि सोनिया गांधी के पुत्र हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। और जाहिर है कि सोनिया गांधी जो खुद प्रधानमंत्री का रोल नहीं जो है वो प्ले करना चाहिए, जब उनको मौका मिला था 2004 में, तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी उस तरह से एक काफी चैलेंजिंग रोल है। इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के सामने बहुत कड़े फैसले, बहुत मुश्किल फैसले लेने का वक्त आ गया है, जिसको मुझे लगता है कि वो ज्यादा पोस्टपोन नहीं कर सकते। बिल्कुल। नलिन कोहली सवाल यहाँ कई उठ रहे हैं। सिद्धार्थ वरदराजन ने एक दो महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, आप उनका जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा दौर है जहाँ पर ऐसा लगता है, अगर मैं उनके शब्दों में कहने की कोशिश करूँ, कि हर आदमी कॉम्प्लिसिट है, यानी कि कोई भी जो है वो नीतियों से जुड़े सवाल उठाने को तैयार नहीं हो रहा है। उन्होंने मीडिया का भी जिक्र किया, संसद के बाहर का भी उन्होंने जिक्र किया। पहले तो उसका जवाब दीजिए। मैं सहमत नहीं हूँ और बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूँगा, शायद एक संकट ये है, कई प्रकार के संकट है। कांग्रेस पार्टी की अपनी संकट है, जो पार्टियां हारी है, स्वाभाविक है, उनके अपने संकट होते हैं। जनता ने जनादेश दिया आशा और विकास के लिए। भय और निराशा की बहुत लंबी चौड़ी जो बातें हो रही थी चुनाव के दौरान, उस प्रक्रिया के दौरान उसको नकारा है, इसीलिए तो इतनी भारी बहुमत मिली। दूसरी बात है संकट उन लोगों के लिए जो मूल रूप से मोदी जी विरोधी रहे हैं, उनके लिए संकट है कि किनके इर्द गिर्द उनकी आस्थाएं जुड़ेंगी जिससे विरोध वो कर भी पाए। अब समझ भी नहीं आ रहा कि विरोध कैसे करें। और मैंने पहले बोला कि मोदी जी जब आए, मोदी जी को देखने, एक प्रकार से रूप से देखने में, एक फिक्स्ड परसेप्शन बनाने में बहुत लोग चले हैं और दशक भर चले हैं। तो अब ये है कि ये मॉडल जो है, मैं इसको ब्लंटली कहूं तो बदल चुका है। मोदी जी भी क्या बातें करें, 125 करोड़ की ये सरकार, अभी 72 घंटे नहीं हुए हमारी सरकार को, और सरकार के 72 घंटे के अंदर में फैसले होने लग गए, ऑलरेडी डिसीजंस होने लग गई, सरकार काम पे लग गई है। सार्क देश के आए थे सारे, कई और राज्य देश के आए, ये ऐतिहासिक है। कार्यशैली पे जरूर हम पर प्रश्न उठाए जाएंगे, सकारात्मक होगा तो तारीफ मिलेगी। लेकिन वो प्रश्न कौन उठाएगा? एक मिनट, कैसे नहीं? क्या मीडिया को आप कहते हैं कि पूरा खरीदा गया? ये तो एक पार्टी को छोड़ के, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं इस देश में जो ना उनकी आस्था रही मीडिया में, ना आस्था है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ना आस्था है उनकी न्यायपालिका में, ना आस्था है ब्यूरोक्रेसी में या एग्जीक्यूटिव में। तो ऐसे ठीक है, ये तो एक स्वतंत्र रूप से वो अपना सोच सकते हैं जो लोग ऐसे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कार्यशैली पर, और संसद में हमारे 282 हैं, कुल मिला के 336, तब भी 200 से ऊपर लोग जो है विपक्ष के हैं, और 200, हमारी तो संख्या 116 एमपीज थी पिछले चुनाव में, और राज्यसभा में देखा जाए तो फिर तो आप माइनॉरिटी में हैं। तो मैं नहीं मानता ये सारी बातें जो है, और प्रश्न कौन उठाएगा? प्रश्न उठाएंगे जब समय आएगा। कार्यशैली होने से पहले, प्रकट होने से पहले प्रश्न उठाना, मैं उससे सहमत हूं। के वक्त दिया जाना चाहिए कि फैसले हो, नीतियां बने और तब उनकी आलोचना हो। वो ये शायद कहना चाहते हैं कि उससे पहले एक बायस पर्सपेक्टिव के साथ आगे ना बढ़ा जाए। आपसे मैं जानना चाहती हूँ आचार्य जी कि फिलहाल जी जवाब दीजिए। देखिए ये बायस पर्सपेक्टिव का जो इल्जाम है, ये एकदम गलत है। मैं अपना मिसाल देता हूँ। 10-12 साल से हमने मोदी की सख्त मुखालफत की अलग अलग मुद्दों को लेके, लेकिन जब उन्होंने अपने उद्घाटन, अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए ये बहुत, मैं समझता हूँ कि ब्रेव फैसला लिया नवाज शरीफ को यहाँ बुलाने का, और फिर भारत पाक के बीच में एक मीटिंग हुई। हमने तो इसके पक्ष में लिखा, हमने मोदी साहब को कंग्रेचुलेट किया कि भाई ये बहुत अच्छा कदम था। तो ये बायस की बात नहीं है, लेकिन जब सरकार के पहले दिन एक ऑर्डिनेंस इशू हो जाता है कि मतलब जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए जो एक रूल सोच समझ के डाला गया कि जो चेयरमैन है
ट्राई छोड़ने के बाद वो सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होगा जी। और प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, जो अच्छे काबिल अफसर हैं, इस पे कोई दो राय नहीं है, उनको अकोमोडेट करने के लिए जब एक ऑर्डिनेंस जो है इशू हो जाता है, और जिसके लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना होती रही, ये भी आप मान के चलिए, ये इसकी खबर 24 घंटे के लिए तमाम मीडिया के साथ थी, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस को छोड़ के किसी भी अखबार ने इस स्टोरी को छूने की कोशिश नहीं। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ, उम्मीद है कि कम से कम मीडिया का एक धड़ा अगर कॉम्प्लिसिट है जैसे आप कह रहे हैं, तो कम से कम एक और धड़ा जो है वो जरूर क्रिटिसिज्म करता रहेगा, स्क्रूटनी जो है वो करता रहेगा। बात करें सिद्धार्थ जी, दोनों कॉमेंट ऐसा है, मीडिया का रोल, और हम भी मीडिया में रह चुके हैं, मीडिया का रोल जो है ऐसा नहीं है, उसमें भी अपने इंटरनली चेक्स एंड बैलेंसेस है, इसीलिए मीडिया की स्वतंत्रता की बात की जाती है। अगर लगता है माना कॉम्प्लिसिट है जैसे सिद्धार्थ करें, तो उम्मीद करते हैं दूसरा धड़ा जरूर उजागर होगा और स्क्रूटनाइज करेगा। आखिरी सवाल बिल्कुल आचार्य जी आपसे, कि आपने देखा है संसद का कामकाज फिलहाल मजबूत अगर एक सत्ता पक्ष है और कमजोर विपक्ष है, ऐसे में संसद की कार्रवाई को आप किस तरह से चलते हुए देखते हैं, बहुत संक्षेप में? देखिए, मैं पार्लियामेंट में 40 साल रहा हूँ और कई पार्लियामेंट मैंने देखे हैं। 1971 में जो 5th लोकसभा आई थी, उसमें इंदिरा गांधी, ये कांग्रेस के पास मेरे ख्याल से 354 सीट्स करीब थी और 2/3 मेजॉरिटी थी, और प्रतिपक्ष काफ़ी संख्या की दृष्टि से बड़ा वीक था, कई पार्टियां थी प्रतिपक्ष में। लेकिन मैंने देखा है उस प्रतिपक्ष के जो बेंचेस में अटल जी जैसे दिग्गज लीडर्स थे, बड़े वाकमी थे, और फिर और कई लोग थे जिनकी वजह से, जिनके कंट्रीब्यूशन से प्रतिपक्ष इतना शक्तिशाली बन गया था। तो ये तो है, परंपरा तो है ये। मैं चाहती थी कि आपके और तजुर्बे हम सुनते, लेकिन समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ, बहुत अच्छे उदाहरण के साथ सिद्धार्थ, नलिन और साथ ही विवेक जी, बहुत अच्छे उदाहरण के साथ हम खत्म कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, कि अगर आवाज़ कम भी है, धीमी भी है, लोग भी कम है, लेकिन अगर आवाज़ मजबूत है, और जिस तरह से नलिन कोहली ने कहा कि जो रीज़न है, जो उसकी आवाज़ जो है वो मजबूत होती है और वजन होता है उसमें, उम्मीद हम ये करते हैं कि एक अच्छी मजबूत सरकार के साथ एक मजबूत विपक्ष भी होगा और शायद तभी अच्छे और सही फैसले लिए जा सकेंगे। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।